शुरुआत करते हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इस दुखद खबर के साथ गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। बेटी सुभाषिनी यादव ने लिखा कि पापा नहीं रहे। पीएम मोदी, सीएम योगी ने भी दुख जताया है। गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। एक लंबे वक्त से वो बीमार भी थे, उनकी तबीयत नासाज थी। बेटी सुभाषिनी यादव ने लिखा नोट और ये जानकारी दी कि शरद यादव अब नहीं रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर अपना दुख व्यक्त किया। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं शरद यादव, जो अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया। गुरुग्राम के एक निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, वहीं पर वो एडमिट थे। और 1 जुलाई 1947 में शरद यादव का जन्म, तब से लेकर अब तक का सफर और पूरा पॉलिटिकल करियर बेहद शानदार भी रहा। 1999 से 2004 तक वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री वो रहे, कई दफा केंद्रीय मंत्री रहे और अब वो नहीं रहे, उनका निधन हो गया। देखिए, पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और उनका ट्वीट क्या है। शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है। वो डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं, शांति। ये पीएम मोदी का ट्वीट है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है पीएम मोदी ने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। शरद यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया। क्या लिखा है सीएम ने, वो भी आपको बता दें। योगी का ट्वीट है, वो लिखते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। ये सीएम योगी का ट्वीट है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि महान समाजवादी नेता आदरणीय श्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। ये ट्वीट अखिलेश यादव का। और अब बात दुनिया के सबसे लंबे जलमार्ग पर चलने वाली एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा की। बड़ी खबर आपको दे दें कि दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर आज वाराणसी से रवाना होगा गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। 51 दिन के सफर के लिए ये क्रूज रवाना होगा। 5 राज्यों और बांग्लादेश से होकर के ये गुजरेगा और क्रूज में 5 स्टार होटल जैसी तमाम सुविधाएं हैं। काशी में टेंट सिटी का उद्घाटन भी पीएम मोदी आज करने वाले हैं। वाराणसी में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। यूपी सरकार और केंद्र के कई मंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, उनकी भी मौजूदगी होगी। 1000 करोड़ की जलमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गाजीपुर और बलिया को भी मिलेगी बड़ी सौगात। गाजीपुर बलिया के 4 कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो आज का दिन काशीवासियों के लिए सौगातों भरा रहने वाला है। वाराणसी में सीएम योगी तो मौजूद रहेंगे, लेकिन पीएम वर्चुअल जुड़ेंगे, वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। काशी में गंगा तट से विकास की नई लहर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा। 20 जनवरी को यूपी के दौरे पर आने वाले हैं जेपी नड्डा। गाजीपुर में जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को लेकर यह खबर है कि उनका यूपी दौरा होने वाला है। 20 तारीख बताई जा रही है। 20 जनवरी को यूपी के दौरे पर आने वाले हैं जेपी नड्डा। और खबर ये, गाजीपुर में उनकी एक सभा होगी। उस जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा दिखाई देने वाले हैं। 20 जनवरी की तारीख यूपी के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं और साथ ही गाजीपुर में वो मौजूद रहेंगे। गाजीपुर में एक जनसभा को वो संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। 20 जनवरी की तारीख है और स्थानीय नेता उनके आगमन की तैयारियों में जुट चुके हैं। 20 जनवरी को यूपी के दौरे पर पहुंचेंगे, गाजीपुर में रहेंगे, वहां पर एक जनसभा को करेंगे संबोधित। और बात जोशीमठ आपदा की करते हैं। मलारी इन और माउंट व्यू होटल तोड़ने की कार्रवाई जारी है। आज गिराया जाएगा होटल मलारी इन, ये खबर है। सुबह 9 बजे से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। कल बारिश हो गई थी, जिस वजह से ये काम वहां पर रोका गया था। अभी खबर ये है कि आज मलारी इन होटल गिराया जाएगा। कल ये काम चल रहा था, अचानक से बारिश वहां पर हो गई, जिसके बाद से ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को रोक दिया गया। आज सुबह 9 बजे से ये प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, ये जानकारी है।
और वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सीएम धामी आज कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। जोशीमठ आपदा को लेकर उनकी ये अहम बैठक होगी। मुआवजा समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। सचिवालय में 12 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार की मुहर लगेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में क्षमता के आधार पर नए निर्माण को मंजूरी संभव है। पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में क्षमता के आधार पर नए निर्माण को मंजूरी भी कहा जा रहा है कि इस पर भी मंथन होगा। और देखिए, उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल की परीक्षा रद्द। देहरादून लोक सेवा आयोग ने रद्द की है परीक्षा। अब 12 फरवरी को पटवारी लेखपाल की परीक्षा फिर से होगी। अनुभाग और अधिकारी संजीव चतुर्वेदी सस्पेंड किए गए हैं। उत्तराखंड में देखिए, पटवारी लेखपाल की परीक्षा रद्द कर दी गई। देहरादून लोक सेवा आयोग ने रद्द करने का फैसला लिया है। खबर ये मिल रही है कि 12 फरवरी को ये पटवारी लेखपाल की परीक्षा फिर से होगी। अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को सस्पेंड कर दिया गया है। संजीव ने पूरा क्वेश्चन बैंक की ही लीक कर दिया था। 8 दिसंबर को लेखपाल पटवारी की परीक्षा हुई थी और उसके बाद अब देखिए लीक होने की खबर, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। एसटीएफ ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 12 फरवरी को होने वाली इस परीक्षा की तैयारी अब की जाएगी। 19 फरवरी को परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी सरकार, ये भी कहा जा रहा है। अब नकल विहीन परीक्षा का दावा हर बार तो किया जाता है, लेकिन जैसे ही परीक्षा संपन्न होती है उसके कुछ दिन के बाद लीक की खबर सामने आती है, परीक्षा रद्द हो जाती है। अब खबर ये कि ये परीक्षा 12 फरवरी को दोबारा से होगी। गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूकेपीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फ़ोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों को, जिनके नाम राजपाल और संजीव कुमार हैं, उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया। नोएडा से खबर है, युवक को स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने एक युवक की बाइक को सीज किया है। स्टंटबाजी करने का वीडियो इसका वायरल हो रहा था। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस ने यह कार्रवाई की। नोएडा से खबर है, युवक को स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने युवक की बाइक को सीज कर दिया। इसका वीडियो स्टंटबाजी करते हुए सड़कों पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। बाइक को सीज कर दिया गया। नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद संज्ञान में इस वीडियो को लिया गया। उसके बाद एक्शन लिया गया, इस बाइक को सीज कर दिया गया। और देखिए, बात करते हैं गोरखपुर महोत्सव की। पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने गोरखपुर महोत्सव में गुरुवार को अपनी खनकती आवाज का जादू कुछ इस तरह से बिखेरा कि चंपा देवी पार्क में श्रोता लोक के रंग में रंग गए। गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन भोजपुरी नाइट में लोक गायन की प्रस्तुति हुई और कड़ाके की ठंड, घने कोहरे के बीच रात 8:30 बजे मालिनी अवस्थी जैसे ही मंच पर पहुंची, उत्साहित पब्लिक ने तालियों से उनका जोरदार स्वागत किया। आप में से कितने लोग हैं जो किसी अपने को छोड़कर रेल में सवार हुए हो? भीगी आंखें लेकर रेल में सवार हुए, ईमानदारी से हाथ उठा देना।
गोरखपुर महोत्सव का समापन समारोह आज है। समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। दोपहर 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। समारोह में सीएम संबोधित करेंगे इस समारोह को। चंपा देवी पार्क रामगढ़ ताल में ये महोत्सव चल रहा है, वहीं पर इसका समापन होगा और समापन में शामिल होंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि वो संबोधित करेंगे। बता दें आपको, 3 दिन तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन 11 जनवरी को यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया था। आज समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे। 2020 के बाद इस बार कड़ाके की ठंड में गोरखपुर महोत्सव का आयोजन चंपा देवी पार्क रामगढ़ ताल में किया गया है। दोपहर 3:30 बजे गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में सीएम योगी संबोधित करेंगे। और अब बात यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों की। बड़ी जानकारी, निवेश के लिए दिल्ली में यूपी सरकार का रोड शो होना है। दिल्ली में होटल ओबेरॉय में होगा रोड शो, ये बड़ी खबर। निवेश के लिए आज दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में रोड शो होना है। दिल्ली में होटल ओबेरॉय बताया जा रहा है, जहां पर रोड शो होगा। उद्योग मंत्री नंद गोपाल नंदी शामिल होने वाले हैं। रोड शो में सीएम का वीडियो मैसेज भी दिखाया जाएगा। होटल ओबेरॉय में होगा निवेश को लेकर मंथन। बता दें, मुंबई चेन्नई के बाद आज दिल्ली में निवेश के लिए यूपी सरकार का रोड शो होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उद्योग मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और AK शर्मा समेत अन्य नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। देखिए, सुभाषपा के अध्यक्ष OP राजभर ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। राजभर ने कहा कि भागवत जी के बयान से मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टी को डर है कि कहीं अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए ये लोग कहीं हमसे दूर ना चले जाएं। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें महानता का भाव छोड़ना होगा, जिसका समर्थन किया है ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने कहा कि ये बयान गलत नहीं है उनका, मोहन भागवत का। मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, संविधान किसी भी मजहब धर्म के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुमति नहीं देता है। उन्होंने जो बयान दिया है, अगर ये बात गलत है तो आज़ादी के पहले नौकरियों में मुसलमान आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद 38% नौकरियों में था। कांग्रेस, बसपा, सपा ने कितना विकास किया मुसलमानों का, जुल्हा दुनिया अंसारी से सैयद पठान का, आज नौकरियों में 1% नहीं है। ये भय दिखा करके मुसलमानों के बीच में वोट लेने का काम होता है। जो लोग नफरत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनका राजनीति में रोजी रोटी जो चलती है, राजनीति जो चलती है, वो खिसक रही है कि कहीं मुसलमान मूव न कर जाए बीजेपी की तरफ, तो हमारा क्या होगा। शिवपाल यादव ने एक बार फिर से कहा है कि समाजवादी पार्टी में उन्हें किसी पद की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान किसी पद से नहीं होती है। शिवपाल यादव ने ये बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान के जवाब में कही, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि शिवपाल यादव सपा में बड़ा पद पाने के लिए अखिलेश और डिंपल यादव की तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने यूपी सरकार पर आजम खान को साजिशन, झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप भी लगाया। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है, पद की मुझे कोई जरूरत है नहीं। बताओ, कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें नहीं जानता हूँ। और समाजवादियों को तो कल्चर रहा है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, क्या इन पर कोई पद रहे? तो हम तो उनकी परंपरा पर चलने वाले लोग हैं। तो सुना आपने केशव चालीसा पर शिवपाल का हमला, और कौन ले रहा है आजम से बदला। ये सवाल शिवपाल सिंह यादव के इन तीखे तेवर के बाद खड़े हो गए हैं, क्योंकि जब से शिवपाल सिंह सपा में लौट करके आए हैं, तब से एक ही सवाल खड़ा है कि सपा में शिवपाल को कौन सा पद मिलने वाला है। इसी को लेकर एक दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य ने शिवपाल पर हमला बोला था, जिस पर पलटवार करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने न सिर्फ मोर्चा खोला, बल्कि आजम खान पर हो रही कार्रवाई को लेकर भी सरकार को अपने निशाने पर लिया। केशव चालीसा पर शिवपाल का हमला, कौन ले रहा है आजम से बदला। नहीं चाहिए पद वाला सम्मान, जसवंत नगर से शिवपाल का ऐलान। जब से शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में किया, तब से
एक ही सवाल हर कोई पूछ रहा कि शिवपाल को समाजवादी पार्टी में कौन सा पद मिलेगा, क्योंकि मैनपुरी के नतीजे को आए 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन अभी तक पद वाले सस्पेंस से पर्दा नहीं उठा और अब भाजपा भी शिवपाल पर इसको लेकर निशाना साधने लगी है। एक ऐसा ही हमला शिवपाल पर एक दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया था, जिन्होंने कहा था कि शिवपाल दिन रात अखिलेश और डिम्पल के नाम की चालीसा कर रहे हैं ताकि उन्हें पद मिल जाए, जिस पर अब शिवपाल ने न सिर्फ पलटवार किया बल्कि साफ कर दिया कि उन्हें पद की कोई लालसा नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कह दिया है, पद की मुझे कोई जरूरत है नहीं। बताओ, कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमें नहीं जानता हूँ। और समाजवादियों को तो कल्चर रहा है, बड़े बड़े लीडर रहे हैं, डॉक्टर लोहिया से लेकर के जयप्रकाश जी से लेकर के, क्या इन पर कोई पद रहे? तो हम तो उनकी परंपरा पद करने वाले लोग हैं। शिवपाल पद नहीं मिलने पर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे नामों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई शिवपाल बिना पद के जीवन भर सपा में रह पाएंगे, क्योंकि यही शिवपाल थे जिन्होंने अखिलेश के खिलाफ 2022 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद बगावत का झंडा बुलंद कर दिया था और बीते 6 साल में चौथी बार है जब अखिलेश से उनका समझौता हुआ। शिवपाल यादव ने आज साफ तौर पर कहा कि उन्हें किसी भी पद की जरूरत नहीं है और उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शिवपाल यादव को नहीं जानता। शिवपाल यादव ने इटावा में ये भी कहा कि चाहे वो जयप्रकाश नारायण रहे हों या फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, उन्होंने हमेशा ही बिना किसी पद के ही काम किया है और उसी तरीके से शिवपाल यादव भी बिना पद के ही काम करेंगे। हालांकि शिवपाल जब से सपा में लौटकर आए हैं मंझे हुए नेता की तरह बैटिंग कर रहे, क्योंकि वो न सिर्फ अखिलेश डिम्पल की ढाल बनकर खड़े नजर आ रहे बल्कि आजम खान के मोर्चे पर भी भाजपा को खुली चुनौती दे रहे। अब इन पर झूठे झूठे मुकदमे लाद करके कुछ लोग उनके साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिवपाल बिना पद के सपा में अपनी वो जगह बना पाएंगे जो मुलायम सिंह यादव के वक्त थी, और क्या अखिलेश मुलायम की तरह शिवपाल को फ्री हैंड दे पाएंगे, क्योंकि ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हैं कि अभी तक शिवपाल की भूमिका क्या होगी ये साफ नहीं हो पाई। लखनऊ से अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और बात अखिलेश भुनाएंगे आखिरी मौका या भाजपा मारेगी जीत का चौका, ये सवाल 5 सीट पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर खड़ा हुआ है, क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन भाजपा ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि ये बता दिया कि वो एमएलसी चुनाव में कोई ढील नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि भाजपा इस जीत से जहां नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ जाएगी, वहीं सपा ने अगर भाजपा को रोक दिया तो उसे विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी मिल जाएगी। 5 साल में 10 गुना रफ्तार, विधानसभा से विधान परिषद तक भाजपा की सरकार। सपा के पास आखिरी मौका, भाजपा मार पाएगी जीत का चौका। एमएलसी की 5 सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर फिर एक बार समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है। फिर एक बार प्रदेश की राजनीति का पारा 7वें आसमान पर है, क्योंकि इन 5 सीटों को जीतकर जहां भाजपा विधान परिषद में जीत का ऐसा पराक्रम दिखाना चाहती है जहां उससे पहले कोई नहीं पहुंच पाया। भाजपा के लिए बात इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस सदन में 5 साल पहले यानी 2017 में भाजपा के सिर्फ 7 सदस्य थे, वहां आज उसके 75 सदस्य हैं, और अगर उसने 30 जनवरी को होने वाले चुनाव को भी जीत लिया तो उसके सदस्यों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 5 सीट पर चुनाव होना है, उसमें 3 पर भाजपा का ही कब्जा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, उसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई है कि शायद जल्द ही जो मनोनीत कोटे की 6 सीटें हैं वहां पर जो एमएलसी हैं उनके नाम की घोषणा राजभवन कर सकता है। मतलब जिस मुकाम पर कभी समाजवादी पार्टी नहीं पहुंच पाई, बसपा नहीं पहुंच पाई, कांग्रेस नहीं पहुंच पाई, वहां भाजपा पहुंचने वाली है। लेकिन भाजपा का लक्ष्य इससे भी आगे का है, क्योंकि विधान परिषद में
मनोनीत कोटे की 6 सीटें लंबे समय से खाली चल रही। माना जा रहा कि जल्द इन सीटों पर एमएलसी के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि एक दिन पहले सीएम योगी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है। हालांकि भाजपा में लंबे समय से ये चर्चा है कि इस बार पार्टी की तरफ से क्षेत्रीय अध्यक्षों को विधान परिषद भेजा जा सकता है। इस बार पहली बार हम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर उन्नाव की सीट है, झांसी प्रयागराज की सीट है। हमारे प्रत्याशियों ने, जो घोषित प्रत्याशी हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है लगभग 1-1.5 वर्षों में। तो मुझे विश्वास है कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी 5 विधान परिषद की सीट जीतेगी। इसमें ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी और कानपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे बताया जा रहा। इसके अलावा चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी के कुछ प्रदेश पदाधिकारी भी विधान परिषद भेजे जा सकते हैं। इनमें जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है उसमें ब्रज बहादुर और संतोष सिंह का है। इसके साथ ही एक पूर्व सांसद और वर्तमान में प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही पार्टी की महिला नेता को भी विधान परिषद भेजा जा सकता है, जबकि 2 नाम केंद्रीय टीम के इस लिस्ट में बताए जा रहे हैं, जिसमें एक नाम जाने माने हिंदी के कवि का बताया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से वहां पर भी जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की बीजेपी कोशिश कर सकती है। चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी संगठन से जुड़े कुछ लोगों को भी विधान परिषद भेजा जा सकता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी एमएलसी बन सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने 2 नाम अपनी तरफ से उस लिस्ट में भेजे हैं। इससे भाजपा के सदस्यों की संख्या न सिर्फ बढ़कर 80 के पार हो जाएगी, बल्कि विपक्षी दल की ताकत बहुत कम हो जाएगी। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सपा के पास विधान परिषद में विपक्ष की कुर्सी पाने का यह आखिरी मौका है। लेकिन जिस तरह से नामांकन के मौके पर भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई, उसी से साफ है कि भाजपा एमएलसी के इस चुनाव में कोई ढील नहीं देना चाहती। हर्ष की बात यह है कि शिक्षक चुनाव से संबंधित उन्नाव से, कानपुर से और कानपुर देहात से जो संख्या आई, उसमें बड़े संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति, महिला शिक्षिकाओं की उपस्थिति, ये देखकर यह निर्णय करने को मजबूर करती है आपको बताने के लिए कि ऐतिहासिक जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। हर चुनाव एक चुनौती होता है, वो एक वोट से जीता जाए या लाखों वोट से जीता जाए। एक नीतियों का, एक सिद्धांतों का होता है। जन जन तक अपनी नीति को और सिद्धांतों को पहुंचाकर अधिक से अधिक लोकतंत्र में अपने पक्ष में लोगों को करना, ये चुनाव भी उसका एक हिस्सा है। इसीलिए हम सब यहाँ पर इस चुनाव के मैदान में हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या समाजवादी पार्टी परिषद की लड़ाई में भाजपा का विजय रथ रोक पाएगी, क्योंकि मैनपुरी की जीत के बाद ये पहला मौका है जब सपा और भाजपा फिर से आमने सामने है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।